अपनी कैबिन में बैठी हुई आसना काम करते करते अपने हाथ में बने हुए नाम के टैटू को देखते हुए अपने अतीत की यादों में खो गई। उसकी आंखें भर आई थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, पर उससे कहीं ज़्यादा आसना की आंखों से बारिश हो रही थी। आसना अपने फ़ोन पे लगे हुए वॉलपेपर को देखते हुए अपने ऑफिस में बनी हुई बालकनी के पास खड़ी हो गई। उसने फ़ोन को अपने होठों से छू कर कहा, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गए आर्या? तुम्हें पता है ना तुम्हारी आसी को तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती होगी? हर पल हर लम्हा तुम्हारी याद आती है। तुम्हें भूल ही नहीं पाती और कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। आर्या, क्या तुम वापस नहीं आ सकते हो? प्लीज़ ना यार, वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस तुम्हारी आसी तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेगी। जो तुम कहोगे मैं चुपचाप सब मान लूँगी। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली हूँ आर्या। आई लव यू सो मच। आसना आर्या की फ़ोटो देखते देखते रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, क्यों रुला रहे हो तुम अपनी आसी को? तुम ही कहते थे ना कि मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, फिर क्यों इतना रुला रहे हो मुझे? प्लीज़ आ जाओ ना यार, प्लीज़। वो अपनी यादों में खोई हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पर उसकी मम्मा दिव्या जी का कॉल था। आसना ने तुरंत अपनी हालत ठीक की और अपने आंसू पोंछे। फिर कॉल रिसीव करके कहा, हाँ मम्मा कहिए। दिव्या जी ने उसकी आवाज़ सुनकर ही उसका हाल जान लिया था। उन्होंने आसना को प्यार से समझाते हुए कहा, आसी तो फिर से रो रही थी ना? आसना ने बात बदलते हुए कहा, नहीं मम्मा, वो मैं ऑफिस आते हुए थोड़ा भीग गई थी तो थोड़ा जुकाम हो गया है। दिव्या जी ने प्यार से कहा, आसी बेटा, तूने मुझे जन्म नहीं दिया, मैंने तुझे जन्म दिया है। तू कब क्या करती है, किस हाल में है, मुझे तुझसे पहले पता चल जाता है। आसना ने कुछ नहीं कहा। वो अगर कुछ कहती तो फिर से रो देती। दिव्या जी ने कहा, तुझे कितनी बार समझाया है कि बार बार रोना धोना मत किया कर। पता नहीं क्या करूं मैं तेरा, कब तक तू उसे याद करती रहेगी बेटी? दिव्या जी आगे कुछ कहती उससे पहले ही आसी ने कुछ सोचकर कहा, मम्मा मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ओके? दिव्या जी ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा सुन बेटा, आज घर जल्दी आ जाना। आसना का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत कहा, क्यों जल्दी आऊँ मैं? जब मेरा काम ख़त्म होगा तब आऊँगी। मैं समझ रही हूँ क्यों बुला रही हैं आप मुझे जल्दी, पर मुझे बहुत सारा काम है। मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। आसना ने बिना दिव्या जी की बात सुनी ही फ़ोन काट दिया और फिर पीयून चाचा को आवाज़ दी। चाचा अंदर आकर बोले, हाँ बिटिया कहिए। आसना ने अपना सिर पकड़े हुए कहा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है चाचा, एक बढ़िया सी कॉफ़ी ले आइए। चाचा आसना का मूड जानते थे तो चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, बिटिया सच में आपको कॉफ़ी चाहिए? आसना ने भी मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, अपने हाथों की एक स्पेशल कड़क चाय ले आइए। चाचा मुस्कुराते हुए ऑफिस में बने हुए किचन में चले गए। बाहर से राजीव ने दरवाजे को नॉक किया और कहा, मैम मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? आसना ने कहा, राजीव कहिए। वो सारी फाइल्स लेकर आ गए आप? राजीव ने सारी फाइल टेबल पर रखी और कहा, मैम अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं देख लूँगा सब। आसना ने कहा, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है राजीव, आई एम फाइन, बस थोड़ा सिर में दर्द है, वो भी चाचा के हाथ की बनी हुई चाय पी कर ठीक हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, जाइए अपना काम कीजिए। राजीव बाहर चला गया और अपने काम में लग गया तो तमन्ना उसके पास किसी काम से आई और बोली, सर ये फ़ाइल लीजिए। राजीव ने तमन्ना से वो फ़ाइल ली और उसे चेक करते हुए बोला, कुछ कहना है तुम्हें? तमन्ना ने अपना सिर झुकाकर कहा, सर वो मैम ठीक है क्या? मेरा मतलब वो दिन भर कितना काम करती हैं। और फिर राजीव ने कुछ सोच कर कहा, देखो तमन्ना, ये उनकी निजी ज़िंदगी है, वो क्या करती हैं क्या नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हम बस काम करने आए हैं यहाँ। तमन्ना ने कुछ सोचते हुए कहा, पर सर उन्हें इस तरह से देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजीव ने उदास होकर कहा, तमन्ना हम में से कोई उनका बुरा नहीं चाहता, पर जब तक वो खुद नहीं बताएंगी कुछ, हम में से कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। ये आसना मैम का डिसीजन है कि वो हमें कुछ बताना चाहती हैं या नहीं। तुम ज़्यादा मत सोचो, अपना काम करो जाकर। तमन्ना आकर अपनी जगह पे बैठ गई और चुपचाप अपना काम करने लगी और राजीव कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा, फिर अपने काम में लग गया। उधर आसना अपने कैबिन में फाइल्स में अपना सिर छुपा रखी थी।
सॉरी, अपना सिर खपा रखी थी। वो एक एक करके सारी फाइल चेक करने में लगी थी। चाचा ने उसके कैबिन में आकर कहा, ये लीजिए बिटिया चाय। आसना ने चाय की एक चुस्की ली और मुस्कुराकर चाचा की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच चाचा, बहुत अच्छी चाय बनी है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाचा बोली, क्या हुआ बिटिया, इतनी परेशान क्यों हो आप? आसना ने मुस्कुराकर कहा, अरे चाचा, क्या बताऊँ आपसे, आप तो खुद ही जानते हो, वो मम्मा का पुराना, आपको तो सब पता है, वही सब शादी और क्या। मम्मा का पुराना टेप रिकॉर्ड फिर से चालू हो गया। उम्र निकल रही है, अब तो कर लो, वरना बाद में कौन मिलेगा नहीं, सॉरी, वरना बाद में कोई मिलेगा नहीं। चाचा ने हंसते हुए कहा, वो आपकी माँ है बिटिया, हमेशा आपका भला ही सोचेंगी, उन्हें आपकी चिंता है, इसीलिए तो कह रही हैं। आसना ने सिर नीचे करके भरे हुए गले से कहा, आपको तो सब पता है चाचा, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कम से कम आप तो समझिए मुझे। चाचा ने कुछ सोचकर कहा, बिटिया, यह आपकी ज़िंदगी है, जो आपको करना है कीजिए, पर एक बात याद रखिएगा कि काम वही कीजिए जिससे आपके अपनों को, जो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, उन्हें तकलीफ़ ना हो। आसना ने कहा, मैं समझ रही हूँ चाचा, सब कुछ मुझ पर सॉरी, मैं सब कुछ समझ रही हूँ चाचा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अभी। आसना ने फिर से फाइल्स देखना शुरू कर दिया और चाचा उसके सिर पे हाथ रखकर बाहर चले गए। आसना ने ज़बरदस्ती खुद को फाइल्स में उलझा लिया और फ़ोन को साइलेंट कर लिया। काम करते करते शाम के 7 बजने लगी। बाकी सब अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। आसना ने सारा काम समेटा और बची हुई फाइल्स लेकर उन्हें ड्रॉर में अच्छे से रख दिया और सारे पैसे सेफ केस हुई। फिर कैबिन को लॉक करके चाबियां अपने पास रख ली। वो बाहर निकली तो चाचा उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने कहा, अरे चाचा, आप अभी घर नहीं गए? चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अकेला यहाँ छोड़कर कैसे चले जाते बिटिया? आसना ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ चाचा, अपना ख्याल मैं खुद ही रख सकती हूँ। चाचा ने उसके हाथ से चाबियाँ ली और सारी ऑफिस को लॉक करते हुए कहा, हाँ हाँ पता है, पर मेरे लिए तो आप मेरी बिटिया की ही तरह हैं, वरना एक बूढ़े को कौन काम पर रखता है। आसना ने उन्हें घूरते हुए कहा, बस चाचा, बहुत हो गया, आप ना आजकल बहुत बोलने लगे हैं। एक तरफ मुझे बिटिया कहते हैं तो एक तरफ खुद को पराया भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा गलत बात है ये। चाचा आसना की बात सुनकर हंसने लगी। आसना ने कहा, चलिए आपको घर छोड़ दूँ, बाहर बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे आप? चाचा ने कहा, अरे बिटिया, बस मिल जाएगी मुझे। आसना ने अपनी छतरी खोली और कार की तरफ जाते हुए कहा, आपका इंतज़ार कर रही हूँ मैं, जल्दी आइएगा। चाचा ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, बहुत ज़िद्दी है, मानेगी नहीं। वो भागते हुए कार में जाकर बैठ गए। आसना मुस्कुराते हुए कार चलाने लगी। चाचा को उनके घर छोड़कर आसना अपने घर निकल गई। थोड़ी देर में वो घर पहुंची और कार को पार्क करके अंदर गई तो टेबल पर बहुत सारा नाश्ता रखा हुआ था। आसना ने अपना बैग सोफे पे रखा और हाथ धुलकर खाने बैठ गई। उसकी मम्मा दिव्या जी उसके सामने बैठकर उसे ही घूर रही थी तो आसना ने उन्हें देखकर कहा, अरे मम्मा, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? देखिए ना कितना सारा नाश्ता है, आप भी खाइए। दिव्या जी ने गुस्से से कहा, ये सब क्या है आसी, और क्यों कर रही है तू ऐसा? आसना ने कहा, अरे मम्मा, ये इतना सारा नाश्ता है और मुझे भूख लगी है, इसीलिए खा रही हूँ। दिव्या जी ने गुस्से से चिल्ला कर कहा, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्यों कर रही हो तुम ऐसा जानबूझकर? लेट आई ही ना। लड़के वालों ने बहुत इंतज़ार किया और फिर चले गए। मैंने बहाना बना दिया कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम होगा, इसीलिए नहीं आई। आसना ने खाते हुए कहा, सही तो कहा आपने मम्मा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था, वरना मैं आ जाती। दिव्या जी ने कहा, पर एक बार कॉल रिसीव करके बता तो सकती थी ना तुम? आसना ने अपना फ़ोन निकाला और देखकर अपना सिर पीट कर कहा, सॉरी मम्मा, वो काम कर रही थी तो ध्यान ही नहीं रहा, फ़ोन साइलेंट ही रह गया और पता ही नहीं चला। सॉरी मम्मा, दोबारा नहीं होगा। दिव्या जी ने कहा, और कितनी बार किस किस चीज़ के लिए सॉरी बोलोगी आसी तुम? हाँ बताओ मुझे, क्यों नहीं करना चाहती हो तुम ये शादी? बोलो, उसके लिए जो इस दुनिया में है ही नहीं, मर चुका है वो आसी, तुम्हारे सामने ही उसकी लाश जल चुकी है।
3 साल हो रहे हैं इस बात को। और कितना इंतज़ार करना होगा हमें, बताओ। तुम्हारे पापा के लाड प्यार का ही नतीजा है जो तुम ऐसी हो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मर चुका है आर्या और वो वापस नहीं आ सकता। उसके पीछे अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? आसना ने नाश्ते को ऐसे ही छोड़ दिया और गुस्से में कहा, मरा नहीं है मेरा आर्या। वो आज भी जिंदा है, मेरे अंदर जिंदा है और हमेशा रहेगा। वो मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकता और ना ही कभी कोई मुझे उससे अलग कर सकता है। एक बार आप भी सुन लीजिए, मैं कभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि उसके सिवा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। दिव्या जी ने कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि अकेले ये ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती है, किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है। आसना ने रोते हुए कहा, मम्मा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा आर्या मेरे साथ है। मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं उससे अलग हूँ। तो क्यों बार बार आप मेरी शादी के लिए परेशान होती हैं? हाँ, मैंने आपसे कहा है ना, मुझे नहीं करनी शादी। अगर आपको मैं बोझ लगती हूँ तो कह क्यों नहीं देती आप? मैं इस घर से चली जाऊँगी, दिव्या जी ने धीरे से कहा। पर बेटा, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। आसना ने अपना फ़ोन लिया और गुस्से में घर से निकल गई। अपनी कार स्टार्ट करके पाताल पानी वाले रास्ते पर आगे बढ़ी जा रही थी। पाताल पानी पहुँच गए, झरने के पास बैठ गई। बारिश की वजह से किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं थी। आसना कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर थोड़ा आगे जाकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, आर्या आर्या, और फिर वहीं खड़े खड़े रोने लगी। आसना ने रोते हुए कहा, कोई मुझे नहीं समझता आर्या, कोई भी नहीं। पापा यहाँ हैं नहीं और पापा के बाद एक तुम थे तो तुम भी। आसना जी भर कर रोने के बाद वापस जाने लगी, पर उसका पैर अचानक से फिसला। वो गिरने ही वाली थी पर किसी ने उसका हाथ थाम लिया। आसना ने जब उसे देखा तो देखती ही रह गई। उसे कुछ पल को लगा कि वो आर्या ही है। उसने आसना को अपनी तरफ खींच लिया। आसना के दोनों हाथ उसके सीने पर गए। उस लड़के का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। आसना इस धड़कन को पहचानती थी। उसने धीरे से कहा, आर्या। आसना को पूरी उम्मीद थी कि वो आर्या ही है, पर फिर जब उस लड़के ने कहा, मैम आप ठीक तो है ना, तो आसना की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई। उसने अपनी आँखों के कोरों को साफ किया और धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। लड़के ने उसे छोड़ दिया और कहा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं मैम? ये एरिया रात के वक्त सेफ़ नहीं है, ऊपर से बारिश भी हुई है तो फिसलन भी होती है यहाँ। अगर आप नीचे गिर जाती तो आपकी फैमिली वालों का क्या होता? आसना ने कुछ नहीं कहा। वो ऐसे ही चुपचाप उस लड़के के चेहरे को देख रही थी। तो उस लड़के ने कहा, आई एम सो सॉरी मैम, मैंने अगर आपको कुछ गलत कहा हो तो मेरा वो मतलब नहीं था, बस आपकी सेफ्टी के लिए ही कहा मैंने। आसना ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, अब मुझे चलना चाहिए। आसना और वो लड़का दोनों वहाँ से निकलकर बाहर आ गई जहाँ पर उनकी कारें खड़ी थी। आसना अपनी कार में बैठी और स्टार्ट करके निकल गई और वो लड़का उसे मुस्कुराते हुए जाता देखता रहा। फिर अपनी कार स्टार्ट करके उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन उससे इतनी दूर था कि आसना को उस पर शक ना हो। वो लड़का आसना की कार के पीछे अपनी कार चला रहा था। आसना उदास सी अपने घर की तरफ जा रही थी। कुछ देर में आसना अपने घर पहुंच गई। वो लड़का भी कुछ दूर पर रुक गया और दूर से आसना को देख रहा था। आसना ने कार को घर के अंदर पार्क की, फिर गेट बंद करके अंदर चली गई। कुछ देर तक वो लड़का वहीं अपनी कार में बैठा रहा, फिर कुछ सोचता हुआ वहाँ से निकल गया। आसना ने अपने घर की डोर बेल बजाई तो दिव्या जी ने भागते हुए आकर दरवाज़ा खोला और आसना के गले लग गई और उससे बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे किसी चीज़ के लिए कभी नहीं कहूँगी, बस तू घर में रहा कर, इस तरह से रात में मत जाया कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो ऐसे ही मर जाऊँगी। आसना ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा मम्मा बस बस, मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे ऐसे कुछ भी हो जाएगा। मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखिए आपके सामने ही तो हूँ, एकदम मस्त, दिव्या जी ने कहा। पर बेटा तो ऐसे रात में क्यों चली जाती है? तुझे पता है ना दुनिया कितनी बुरी है, तुझे कुछ हो गया तो? आसना ने दिव्या जी को ज़ोर से गले लगाकर उनके गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मा मम्मा बस, क्या आप भी ना कितना परेशान होती हैं? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, अब सब भूल जाइए।
आप ना ये टीवी सीरियल्स और मूवीज़ थोड़ा कम ही देखा कीजिए, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। अब कुछ खिला भी दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। दिव्या जी ने उससे प्यार से कहा। तू चल, हाथ मुंह धुल कर आ, मैं खाना गर्म करती हूँ, ठीक है? आसना ने कहा। ओके मम्मा, पर खिलाएंगी आप ही अपने हाथों से, क्योंकि अभी तो मैं बच्ची हूँ ना आपकी। दिव्या जी ने उसकी बातें सुनकर खुश हो गई। आसना मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। दिव्या जी खाना गर्म करने लगी और उसके लिए ताज़ी रोटियां बनाने लगी। आसना ने बेड पर अपना सामान रखा और अपना फ़ोन चार्ज पर लगाकर वॉशरूम के अंदर चली गई, मुंह धुलते हुए। जब उसने आंखें बंद की तो उसे वही लड़का दिखाई दिया। आसना ने मन ही मन कहा, ये है कौन जो मुझे बार बार याद आ रहा है? क्यों ऐसा लगता है कि इसे मैं जानती हूँ? इसकी धड़कन तो बिल्कुल आर्या की धड़कन की ही तरह थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आर्या तो आसना अपने ख्यालों में गुम हो गई थी। तो दिव्या जी ने उसे आवाज़ दी, आसी, खाना लग गया है बेटा, अब आ भी जा। आसना अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने कहा, बस मम्मा आ रही हूँ। आसना हाथ धुलकर बाहर आ गई। दिव्या जी उसके लिए खाना परोस रही थी। आसना जाकर दिव्या जी के बगल में किसी छोटी बच्ची की तरह बैठ गई और फिर मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा खिलाइए न प्लीज़ दिव्या जी को। उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, आसी, तू भी ना कम मूवीज़ देखा कर, इतनी बड़ी हो गई है, पर तेरा बचपना अभी गया नहीं है। अब तेरी उम्र शादी की हो गई है, अब तो बड़ी हो जा मेरी प्यारी बच्ची। आसना ने मुँह फुलाकर कहा, मम्मा प्लीज़। नहीं, खिलाना है तो मत मत खिलाइए, पर इस टॉपिक पर मुझे बात नहीं करनी है। दिव्या जी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा ठीक है पागल, नहीं कहती इस टॉपिक पर बात। अब खुश है तू? आसना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहुत ज़्यादा। दिव्या जी ने उससे खिलाने लगी। आसना खाते हुए बोली, मम्मा आपने खाना खाया या नहीं? दिव्या जी ने कुछ नहीं कहा। आसना ने उन्हें घूरते हुए कहा, बस अब चुप हो गई ना? कितनी बार कहा है ना आपसे कि अपना ध्यान रखा कीजिए, पर नहीं, आपको अपना ध्यान रखना ही नहीं है ना? फिर जब बीमार हो जाएंगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा बताइए? उल्टा मुझे आपका ध्यान रखना पड़ेगा। आसना ने दिव्या जी को खिलाते हुए कहा, हाय कितना काम है मुझे, नन्ही सी जान को ऑफिस संभालो, फिर अपनी मम्मा को भी संभालो, पर मेरी मम्मा अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती हैं। उनकी बातें सुनकर दिव्या जी मुस्कुराते हुए बोली, बस बस, कितना नाटक करती है तू, लेकिन अकेले में उदास ही रहती है। और आसना ने उनकी बात को नज़रअंदाज करके कहा, क्या मम्मा आप भी? मैं अभी कभी उदास नहीं होती और ना ही रोती हूँ। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। ऐसा कहते हुए आसना की आंखों में एक दर्द उतर आया था। दिव्या जी ने उसकी आंखों में देखा तो आसना ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके खुद को संभालते हुए दिव्या जी को फिर से खिलाना शुरू कर दिया। दिव्या जी ने कुछ सोच कर कहा, चल अब तू खा ले, मैं खा लूँगी। आसना ने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। दोनों ने खाना खा लिया। फिर आसना अपने कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर लेटी हुई उस लड़के के बारे में सोच रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। जब भी वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती तो उसे वही आंखें दिखाई देती और कानों में उसकी धड़कन सुनाई देती। उस लड़के की आंखें और धड़कन उसे आर्या की याद दिला रही थी। आसना बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदल रही थी तो दिव्या जी अंदर आ गई। आसना ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। दिव्या जी उसके बगल में आकर बैठ गई और उसके सिर को सहलाने लगी। फिर उसके माथे पे किस करके जाने लगी तो आसना ने उनका हाथ पकड़ लिया। आसना मासूमियत से दिव्या जी को देख रही थी तो दिव्या जी फिर से उसके बगल में बैठ गई। उन्होंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, तू सोई नहीं? मुझे लगा कि सो गई है। चल अब सो जा तू। आसना ने उनकी गोद में अपना सिर रख लिया और प्यार से बोली, मम्मा आई एम सॉरी, मैंने आज आप पर गुस्सा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मम्मा मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ये सब हैंडल करने के लिए। दिव्या जी ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, पर कभी न कभी तो करनी होगी ना आसी, और वैसे भी हर किसी की किस्मत में कोई ना कोई होता है। आसना ने उनका हाथ ज़ोर से पकड़कर कहा, मम्मा मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, पर फिलहाल मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। सिर्फ 1 ही साल हुआ है मुझे ऑफिस खोले हुए, तो मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती। आपको भी पता है क्यों, ये किसी का सपना है जो मुझे पूरा करना ही है।
तो मैं अभी कोई चांस नहीं लेना चाहती मम्मा। दिव्या जी ने उसके माथे पर किस करके कहा, अच्छा ठीक है, तू कर अपने सपने पूरे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, पर अपना ध्यान रखना तो। और इस तरह से उदास मत रहा कर, तेरे चेहरे की मुस्कान देखकर मेरी सांसें चलती हैं आसी। मेरे लिए तो तू ही मेरी दौलत है, अपना ध्यान रखा कर तू। आसना ने अपना सिर ना में हिला कर कहा, मैं क्यों रखूं अपना ध्यान, आप हैं तो मेरे लिए मेरी प्यारी मम्मा। आई लव यू सो मच। दिव्या जी ने भी मुस्कुरा कर, आई लव यू टू मेरी बच्ची, चल अब सो जा, ज़्यादा देर मत जागा कर। आसना ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्या जी उसका सिर सहलाती रही। जब आसना की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो उन्हें लगा कि आसना सो गई है। उन्होंने आसना का सिर हल्का सा उठाकर नीचे एक तकिए पे रख दिया और लाइट बंद करके चली गई और आसना गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह आसना तैयार होकर जल्दी से बाहर आई। आज उसकी कुछ मीटिंग्स थी। दिव्या जी ने उसके लिए नाश्ता तैयार करके रखा था। आसना ने जल्दी से नाश्ता किया और लंच बॉक्स ले गए जाने लगी तो दिव्या जी ने कहा, पेट भरकर खा लो तो पेट भरकर खा तो ले, ऐसे कैसे आधे पेट दिन भर काम करेगी तू। आसना ने कहा, मम्मा बहुत सारा काम है आज और कुछ मीटिंग भी है, तो देर हो जाएगी मुझे अभी निकलना है। दिव्या जी ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए पहले ही सब पैक कर दिया था, लेकिन पहले ये जूस पी ले, इसके बिना तो मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी कहीं। आसना ने जल्दी से पूरा जूस पी लिया और कहा, अच्छा अब मैंने जूस पी लिया, अब मैं जाऊं। दिव्या जी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ठीक है जाओ, पर अपना ख्याल रखना। आसना ने उन्हें गले लगा कर कहा, आप भी अपना ख्याल रखना और ज़्यादा काम मत करना, ओके। आसना भागती हुई बाहर अपनी कार के पास पहुंची और अपना सारा सामान कार में रखकर जल्दी से स्टार्ट करके वहां से अपने ऑफिस की तरफ भाग निकली। ऑफिस जब पहुंची तब पियून चाचा के सिवा कोई भी नहीं आया था। आसना ने अपना सारा सामान अंदर रखा और कैबिन खोलकर अंदर चली गई। चाचा जी उसके साथ अंदर आ गए और बोली, आज फिर से जल्दी आ गई बिटिया, नींद नहीं आती है क्या आपको। आसना ने मुस्कुरा कर कहा, आती तो है चाचा, पर काम भी तो ज़रूरी है ना, तो बस इसीलिए भागना पड़ता है काम के लिए। चाचा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं बाहर हूँ, कुछ होगा तो बताना बिटिया। आसना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है चाचा, मैं आपको सब बता दूँगी। इतना कहकर आसना अपनी फाइल्स में भिड़ गई और चाचा बाहर चले गए। सारा दिन ऑफिस में ही मीटिंग हुई उसकी, और फिर दोपहर में चाचा ने आसना को ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। शाम को किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ होटल सायाजी में ही मीटिंग थी, जो उसके घर के पास ही पड़ता था। आसना ने अपना कैबिन लॉक किया और मीटिंग के लिए निकल गई। वहाँ पहले से ही उन सब की मीटिंग के लिए जगह बुक थी और साथ ही कोई बड़ी पार्टी भी हो रही थी। आसना वहाँ उस बिजनेसमैन के पर्सनल असिस्टेंट के साथ बातें कर रही थी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसका फेवरेट गाना गूंजने लगा। सब उसी तरफ जाने लगे। आसना भी चली गई। वो उसे देखना चाहती थी कि कौन है जो ये गाना गा रहा है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ ने उसका फेवरेट गाना गूंजने लगा, ज़िंदगी लुटा दूँ, एक बार मुस्कुरा दे, कुछ नहीं मेरा सब कुछ, तेरी एक हंसी के आगे, आँखों की ये नमी, तेरे गम ये सही, सब दे दे मुझे मेरी जान, आ करीब आ करीब आ। सब उसी तरफ जाने लगे। आसना भी चली गई। वो उसे देखना चाहती थी कि कौन है जो ये गाना गा रहा है। पहले तो किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो लड़का अंधेरे में बैठा हुआ था। बस उसकी रूहानी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। हर कोई उसका चेहरा देखने के लिए बेताब था, पर वो लड़का तो गाने में ही खो गया था। उसकी आवाज़ सुनकर आसना का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जो वो सोच रही है वही हो, ये आर्या ही हो। गाना ख़त्म हुआ। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और उस लड़के पर जब लाइट पड़ी तो एक बार फिर से आसना बहुत ज़्यादा उदास हो गई। एक बार फिर उसे निराशा हाथ लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, आसना नहीं यार, तो ये सब क्यों सोच रही है। आर्या अब नहीं आ सकता तो क्यों उम्मीद कहती है। हर बार उम्मीद टूट जाती है और तकलीफ़ भी होती है। वो लड़का झुककर सबका अभिवादन कर रहा था और आसना को देखते हुए
बैंड वालों को गिटार देकर नीचे अपने पर्सनल असिस्टेंट के पास आ गया। उस बिजनेसमैन के पर्सनल असिस्टेंट ने कहा, मैडम यही हैं हमारे मिस्टर सात्विक गौतम, यही हैं हमारे बॉस मिस्टर सात्विक गौतम। सात्विक ने अपना हाथ आगे किया और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मैम, मेरा नाम सात्विक गौतम है। मैंने यहाँ आपको अपने फर्म के अकाउंट्स वेरीफाई करने के लिए बुलाया है और आपको हमारे साथ काम करने के लिए बुलाया है। आसना, जो किसी ख्यालों में खोई हुई थी, वो उसकी बातें सुने बिना उसकी आंखों में देख रही थी। सात्विक ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर कहा, हेलो मैम, आप सुन रही हैं क्या मेरी बात? आसना को होश आया। उसने कहा, हाँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आइए बैठकर बात करते हैं। सात्विक ने फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, आई एम सात्विक गौतम। आसना ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, आसना गर्ग। दोनों अपने बुक की हुई जगह पे बैठ गई। सात्विक ने वेटर को बुलाया और कहा, भैया एक चाय ले आना। आसना उसे हैरानी से देख रही थी तो सात्विक ने उससे पूछा, आप क्या लेंगी? आसना कुछ कहती उससे पहले ही वेटर ने कहा, सॉरी सर, यहाँ चाय नहीं मिल पाएगी। आसना ने कहा, अच्छा ठीक है, 3 स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले आइए आप। जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक दोनों बिजनेस की बातें करने लगी। आसना बीच बीच में उसकी आंखों में देखती जो उसे आर्या की याद दिला रही थी, तो आसना ने फिर उसकी आंखें देखे ही बात करना उसकी आंखों में बिना देखे ही बात करना ठीक समझा। सात्विक ने कहा, अब से आपको हमारे साथ ही काम करना है और हमारे फर्म के सारे अकाउंट्स आपको ही संभालने हैं। उनकी बातें होते होते कॉफ़ी आ गई थी। आसना ने मुस्कुराते हुए कहा, सर कुछ पूछना है आपसे। सात्विक ने कहा, जी कहिए। आसना ने कुछ सोचकर कहा, यहाँ इस शहर में तो इतने सारे सीए हैं, सब मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होल्डर हैं और मैं तो बिल्कुल नई हूँ इस फील्ड में। फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको मेरे साथ ही काम करना चाहिए और मुझे ही क्यों चुना? सात्विक ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि आज से पहले किसी ने मुझसे पहली बार पूछा है कि मैं ही क्यों, जब इतने सारे लोग हैं तो। और जहाँ तक आपकी बात है तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड मैंने चेक किया तो जितना ऑनेस्टली से आप काम करती हैं, मुझे नहीं लगता कोई कहता होगा। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि शुरुआत हमेशा ज़मीन से ही करनी चाहिए क्योंकि वहाँ गिरने का खतरा नहीं होता। उन्होंने भी अकेले अपने दम पे कंपनी खड़ी की थी और इसे बखूबी संभाला भी। आसना मुस्कुराते हुए सात्विक की लाई हुई फाइल्स देखने लगी और सात्विक आसना के मासूम चेहरे को उसने सोच कर कहा, तो मैम अब तो आप सर्टिफाई हैं ना हमारे साथ काम करने के लिए? आसना ने कहा, जी सर, मैं बिल्कुल आपकी कंपनी के साथ काम करूंगी। सात्विक के पर्सनल असिस्टेंट ने उसे कुछ फाइल्स सौंप दी और सात्विक का विजिटिंग कार्ड दे दिया। सात्विक ने कहा, मैम आपको और बाकी जो भी डिटेल्स चाहिए सब मिल जाएगी। आपको जो भी जानना हो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी आपको अभी राम जी बताते रहेंगे। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, रात हो रही है, आपको भी घर जाना होगा। सात्विक ने अपने पी अभिराज जी से कहा, अभिराज जी गाड़ी निकलवाइए, मैं आता हूँ। आसना ने कहा, कोई बात नहीं सर, मेरा घर यहाँ से पास ही है, मैं चली जाऊँगी। सात्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ। आसना ने हैरानी से कहा, मतलब आपको मेरा घर पता है? सात्विक ने कहा, नो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे पता है कि आप अकेले जा सकती हैं। आसना ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, वैसे थैंक यू सो मच। सात्विक ने हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू किस लिए? वो तो मुझे आपको कहना चाहिए। आसना ने कहा, कल मेरी जान बचाने के लिए पाताल पानी पर। सात्विक ने कहा, कोई बात नहीं, उस वक्त मैं नहीं था तो आपको सात्विक ने कहा, कोई बात नहीं, उस वक्त मैं वहीं पर था तो आपको पकड़ लिया। वैसे मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। दोनों होटल से बाहर निकले। आसना ने अपनी पार्किंग के पास जाकर अपनी कार ली और अपने घर की तरफ चली गई। सात्विक उसे अपनी आंखों से ओझल होता देख रहा था। फिर वो भी अपने घर के लिए निकल गया। अभी राम जी ने रास्ते में पूछा, सर आसना मैम सही तो कह रही थी, इतने सारे लोगों में आपने उन्हें ही क्यों चुना आपने साथ काम करने के लिए, जबकि उनका तो कोई कांटेक्ट नहीं था हमारे साथ? फिर भी आपको कैसे पता चला उनके बारे में? सात्विक ने आईने की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आप नहीं समझेंगे अभिराम जी,
कुछ बातें बिजनेस के ऊपर होती हैं तो कुछ सोचने समझने की क्षमता से भी ऊपर। वक्त आने पर आपको भी पता चल जाएगा। अभिराम जी अपना सिर खुजलाते हुए बोली, अच्छा ठीक है सर, आपका जब मन करे तभी आप बताइएगा। सात्विक ने अभिराम जी को परेशान सा देखा तो हंसते हुए बोली, इतना मत सोचिए अभिराम जी, बाद में बता दूंगा आपको। सात्विक ने धीरे से मन में कहा, पहले मैं खुद तो समझ लूँ सब, फिर सबको बताऊंगा। उधर आसना अपने घर पहुंच गई थी। उसने कार अंदर पार्क की और सारी फाइल संभालते हुए अंदर पहुंची। उसने बेल बजाई। दिव्या जी ने दरवाज़ा खोला और आसना को देखते ही अपना सिर पकड़ लिया। आसना ने असमझ की स्थिति में कहा, मम्मा क्या हुआ, आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या? दिव्या जी ने कहा, पहले नहीं हो रहा था पर अब ज़रूर होने लगा है। हे भगवान आसना, तू पागल हो गई है। आसना ने हैरान होकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है मम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दिव्या जी ने उसके पीछे आते हुए कहा, आसना तू पागल नहीं तो क्या है बोल। ऑफिस तो ठीक है पर घर पर भी सारी फाइल्स लेकर आ गई। आखिर चाहती क्या है? हाँ, घर पर ही ऑफिस को लेगी अब। आसना ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ये ना, ये तो आज मुझे एक नई कंपनी के साथ काम करने को मिला है तो उसी की फाइल्स हैं। मुझे उनके सारे अकाउंट्स देखने हैं तो ये तो ज़रूरी है। दिव्या जी ने कहा, अच्छा ठीक है पर अब और नहीं, इससे ज़्यादा काम किया तो तेरा ऑफिस बंद करवा दूंगी। आसना ने हंसते हुए कहा, पहले खाना खिला दीजिए, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, वरना कुछ दिन में ऑफिस ऐसे ही बंद हो जाएगा। दिव्या जी ने कहा, ठीक है तू बाहर आ, मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। आसना ने सारी फाइल टेबल पर रखी और वॉशरूम में गई। वहाँ से बाहर आकर आईने में खुद को देखने लगी। उसे वही आंखें दिखाई दे रही थी। आसना ने अपना सिर हाथ मारा और खुद से बात करने लगी, नहीं आसना, तू सिर्फ काम पर ध्यान दे, उसकी आंखों की तरफ मत देखना। वो खुद से बातें करती हुई बाहर गई और खाने बैठ गई। वो खुद को समझा रही थी और दिव्या जी चुपचाप उसे देख रही थी। आसना खाना ख़त्म करके अपने रूम में आ गई और अपने आप को फाइलों में व्यस्त कर लिया। पर जब सोने जाने लगी तो अपने फ़ोन पर आर्या की फ़ोटो देखते हुए सोई। तब जाकर उसे नींद आई। अगली सुबह से फिर वही रूटीन शुरू हुआ। आज आसना लेट ऑफिस जा रही थी। ऑफिस में सारी फाइल्स और अकाउंट्स टैली करने के बाद सात्विक की कंपनी की डिटेल्स और अकाउंट्स चेक करने लगी तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ थी। कहीं ट्रायल बैलेंस में हेर फेर तो कहीं बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। उसने सारे पॉइंट्स को मार्कअप किया और हाईलाइट करके सब डायरी में लिखने लगी। उसने तुरंत पॉइंट्स बताने के लिए सात्विक को कॉल किया। सात्विक ने एक रिंग में ही उसका कॉल रिसीव कर लिया। आसना ने कहा, सर आपकी कंपनी के अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ की गई है, आपसे मिलकर बात करनी है, बताइए आप कब फ्री हैं? सात्विक ने कुछ सोच कर कहा, अभी तो कुछ मीटिंग है मेरी, बट मैं शाम 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। अभिराज जी ने कहा, पर सर तब तक तो आपको। सात्विक ने उन्हें आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। सात्विक ने आसना से कहा, अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपके पास। आसना ने कहा, नो सर, मैं खुद आ जाऊँगी, इसी बहाने सारे स्टाफ वालों को देख लूँगी, फिर आपको बहुत कुछ बताना है। सात्विक ने कहा, ओके मैम, मैं आपका वेट करूँगा। आसना ने कॉल कट कर दिया। अभिराम ने कहा, सर आप बिजनेसमैन हैं, आप क्यों मिलेंगे उस सबसे इस तरह? सात्विक ने मन ही मन कहा, आप नहीं समझेंगे अभिराम जी। फिर कुछ सोच कर कहा, शाम की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए अभिराम जी। अभिराम जी चुपचाप चले गए। सात्विक अपने ख्यालों में खो गया। फिर अपने फ़ोन पर किसी की फ़ोटो देखते हुए मुस्कुराने लगा। शाम के 4 बज रहे थे। आसना अपना कैबिन लॉक करके चाचा को बताकर सात्विक के ऑफिस के लिए निकल गई। वॉचमैन ने उसे देखा तो कुछ नहीं पूछा, ना ही अंदर रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछा, बस सात्विक के कैबिन में चुपचाप छोड़ कर आ गई। आसना को ये सब थोड़ा अजीब लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसना ने कैबिन का दरवाज़ा नॉक किया ही था कि आसना ने कैबिन का दरवाज़ा नॉक किया ही था कि सात्विक ने अंदर से कहा, आ जाइए मैम। आसना ने कुछ नहीं कहा पर उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने इधर उधर देखा तो सात्विक ने उसे बैठने के लिए कहा। अब आसना ने पूछ ही लिया, सर मैं जब यहाँ आई तो किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और आपको दरवाज़ा नॉक करने से पहले ही
मैं कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? सात्विक ने लैपटॉप से ध्यान हटाते हुए एकदम सहज होकर कहा, मैंने उन सबको कहा था कि आपको अंदर आने दें और वॉचमैन ने मुझे कॉल करके बता दिया था कि आप आ रही हैं, तो मैंने कैमरे में देख लिया था, इसीलिए मैंने आपको अंदर आने को कहा। आसना ने कहा, ओके कोई बात नहीं। आसना ने साध्वी को सारे पॉइंट्स और मिस्टेक दिखाए। दोनों बहुत देर तक डिस्कस करते रहे। फिर जब रात होने लगी तो सात्विक ने कहा, मैम अब ज़्यादा रात होने लगी है, आपको घर जाना चाहिए। आसना ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और उसे बाय कहा। फिर वो अपना सारा सामान और फाइल्स लेकर नीचे आ गई। आसना सात्विक के ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी कार में सारी फाइल्स रखी और कार निकालकर बस रास्ते पर आई ही थी कि एक फुल स्पीड से आती हुई स्कॉर्पियो उसकी कार से टकराने ही वाली थी। आसना को उस पर नज़र पड़ी और वो ज़ोर से चीख पड़ी, पर उसे कुछ नहीं हुआ। कोई लड़का उसकी कार के आगे खड़ा था। आसना उसे देख पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो गई और जब उसकी आँख खुली तो वो अपने घर पर थी। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। इस चैनल पर मैंने 2 कहानी के एक चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों को कौन सी कहानी बेटर लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जो कहानी आप लोगों को बेटर लगी हो उसी के चैप्टर में आगे कंटिन्यू करूँ जल्दी से जल्दी। चलिए फिर बताना ज़रूर, और ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।